सीमा को उसके ससुराल में उतना मान सम्मान नहीं मिलता था जितना कि उसकी बड़ी जेठानी कविता को, क्योंकि कविता एक अमीर खानदान से आई थी जबकि सीमा एक गरीब परिवार की बेटी थी। दीपक सीमा को पसंद करता था, इस वजह से उसने सीमा से लव मैरिज की थी। सास ससुर ननद घर में सभी बड़ी बहू कविता को ही अहमियत देते थे और सीमा को हर बात में पीछे रखा जाता था। माँ जी, लड़का देखने में तो बहुत सुंदर है, हमारी पूनम के लिए अच्छा रहेगा। पूनम, तुम्हें कैसा लगा? बाबूजी के मोबाइल में फोटो है, देखी तुमने? हाँ, पूनम को इन्होंने दिखा दिया है, हम तो बस तुम्हें दिखा रहे थे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हारी भी तो पसंद नापसंद का हम ख्याल रखते हैं। हाँ, मुझे भी सही लग रहा है, पूनम के साथ जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। मैं भी बस यही सोच रही थी कि आपको पसंद आ जाएगा, और जब मेरी भाभी ने पसंद कर लिया तो समझो मैंने भी पसंद कर लिया। माँ बाबूजी, मुझे लड़का पसंद है। पूनम, दिखाना तो लड़का देखने में कैसा है। तुम क्या करोगी छोटी बहू देखकर? जब हम सब ने देख लिया तो तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है? तुम इन सब बातों से पीछे रहा करो। सुनो जी, लड़के वालों से बात कर लो, फिर हम देखने दिखाने का प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, मैं लड़के के पिता से आज फोन पर बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। देखो सीमा, इतना तो तुम जानती हो कि इस घर में मेरी वैल्यू क्या है और तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम एक गरीब परिवार से आई हो जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी जुटाना बहुत मुश्किल की बात है, और मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ। ये जो घर में महंगे महंगे सामान लगे हुए देख रही हो ना, ये सब मेरे ही दहेज में आया था, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखा करो। कविता बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी। एक काम करो, पता नहीं कब लड़के वाले देखने आ जाएं। तुम पूनम को बाजार से कुछ अच्छे पहनने का दिलवा दो, कोई अच्छी साड़ी या फिर कोई सूट। पैसे बाबूजी से ले लो। कैसी बातें करती हो माँ जी, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है, बहुत पैसे हैं। मैं अपने पास से दिलवा दूंगी पूनम को। माँ जी, मैं बस तैयार हो जाती हूँ। चलो पूनम, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाजार चलते हैं। जीती रहो बहू। सीमा देखती रही, उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी गई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद पूनम का रिश्ता तय हो गया। पूनम को लड़के वालों ने देखा तब भी सब कविता को ही आगे कर रहे थे। उस समय भी सीमा चुप रही। सीमा, टेंशन मत लो, ये लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ दीपक, इसी वजह से तो मुझे यहाँ रहने में हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। पर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। घर में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता, सब घृणा की नजरों से देखते हैं। समय के साथ सब बदल जाएंगे। अभी उन्होंने तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी ना, जिस दिन तुम्हारी अच्छाई उनके सामने आएगी तब सब बदल जाएंगे। अच्छा, पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ। दीपक अपने पिता के पास जाता है। मैंने तुम सबको कुछ कहने के लिए बुलाया है, मुझे जरूरी बात करनी है। कैसे जरूरी बात पापा, बोलिए। वो ऐसा है, पूनम के होने वाले ससुर रोशन लाल जी का फोन आया था। वो हम सबके साथ मिलकर प्राचीन माता के मंदिर जाना चाहते हैं। वो कोई भी शुभ काम करने से पहले माता के मंदिर जाकर ही आशीर्वाद लेते हैं। उनका मन है कि हम सब भी उनके साथ जो है साथ चलें। तो मैंने जो है उन्हें हाँ बोल दिया। कल सुबह ही बोल रहे हैं चलने के लिए, तो तुम सब तैयार हो जाओ, ठीक है? एक गाड़ी उनकी होगी और एक गाड़ी हमारी। हाँ, ठीक है। बड़ी बहू, तुम खाने पीने के सामान की तैयारी कर लो, रास्ते में भूख लगेगी और पूनम के ससुराल वाले भी होंगे, हमें ही इंतजाम करना चाहिए। पता नहीं वो लोग कुछ खाने का लाएंगे भी या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं देख लूंगी। पूनम थोड़ी आलसी स्वभाव की थी, उसे घर के काम करने ज्यादा पसंद नहीं थे। उसने अपनी सास की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो तो बस घूमने जाने की तैयारियों में लग गई। अगली सुबह 9 बजे निकलना था। सुबह किसी की भी आंख नहीं खुली, पर सीमा 4 बजे ही उठ गई थी। घर में सब सो रहे थे। सीमा को पता था कि अभी कुछ देर बाद सभी को सफर पर निकलना है और रास्ते में सबको भूख लगेगी, इसलिए उसने कुछ खाना बनाने का सोचा। अरे बड़ी भाभी ने तो आटा मंगवाया ही नहीं। मैं तो सोच रही थी कुछ रोटियां और साथ में आलू की सब्जी बना लूंगी। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, चावल की रोटियां बना लेती हूँ, कम से कम कुछ तो खाने का होगा, पता नहीं कितनी देर पहुंचने में लगे। सीमा फटाफट से चावल की काफी सारी स्वादिष्ट रोटियां बना लेती है। तब तक घर में सब उठ चुके थे। सब तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में क्या खाएंगे ये किसी को चिंता नहीं थी, पर शायद एक सीमा ही थी जो समझदार थी और उसने खाने का सामान रख लिया। पूनम की होने वाली सास सीमा की सास के साथ ही गाड़ी में बैठी थी। सब मिलजुल कर 2 गाड़ियों में बैठकर यात्रा पर निकले। अरे मैंने तो ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है, पर दिमाग ही नहीं आया कि खाने का डिब्बा पैक भी किया, पर घर पर ही भूल आई।
क्या करूं, उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है। तभी तो सोच रही हूँ पूनम शादी होकर घर आ जाएगी तो सब कुछ जिम्मेदारियां संभाल लेगी। माँ, हम लोगों ने कुछ खाने का रखा था, माँ जी को दे देते ही दवाई ले लेंगी। कविता आगे वाली गाड़ी में है, एक बार पूछो अपने भैया को फोन करके। पूनम फोन करती है तो पता चलता है कि कविता ने खाने का कुछ भी नहीं रखा। सीमा गाड़ी में बैठी सब कुछ सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोली, आंटी जी, वो मैंने चावल की रोटियां बनाकर रख ली थी। वो आटा था नहीं, इस वजह से मुझे लगा कि मैं चावल की रोटियां बना लेती हूँ। चावल की रोटियां, वो तो मुझे बहुत पसंद है। किसी जमाने में जब गेहूं का आटा उपलब्ध नहीं होता था तो मैं चावल को पीस कर रोटियां बनाती थी। धीरज के पापा को भी चावल की रोटी बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, मैं अभी सबके लिए खाना परोस देती हूँ। तुमने चावल की रोटियां कब बनाई बहू? वो माँ जी सुबह 4 बजे आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा कुछ खाने का बना लेती हूँ। फिर देखा कि आटा खत्म हो गया तो मैंने चावल की रोटियां बना ली। सीमा की सास और नंद उसे देख रहे थे। सीमा ने एक बैग खोला तो उसमें एक रोटी का बड़ा डिब्बा था जिसमें बहुत टेस्टी काफी सारी चावल की रोटियां रखी हुई थी। सीमा ने एक प्लेट पर रोटी और सब्जी रखकर पूनम की होने वाली सास को दी। सबने भरपेट चावल की रोटियां खाई। सीमा के चेहरे पर एक संतोष वाली खुशी थी कि उसकी बनाई हुई चावल की रोटियां आज काम आ गई। अगर सीमा सुबह जल्दी उठकर खाना न बनाती तो आज सब भूखे रहते। पूनम के ससुराल वालों पर भी बहुत बुरा असर होता। पूनम, तुम्हारी सीमा भाभी बहुत समझदार है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी सीमा भाभी की तरह समझदार बनो और हमारे घर को पूरी तरह संभाल लो। सीमा, चावल की रोटियां बहुत स्वादिष्ट बनी थी। तुम बहुत समझदार हो। सीमा, तुम जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। तुमने आज हम सब की इज्जत बचा ली। तुमने आज एक समझदार बहू होने का फर्ज निभाया। जीती रहो बहू, जीती रहो। उस दिन सीमा को एहसास हुआ कि जो ससुराल वाले उससे दूरी बनाकर रहते थे, आज वो सब उसे बहुत सम्मान भी दे रहे हैं और बहुत प्यार से भी बात कर रहे हैं। उषा देवी की 2 बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के 2 बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को 1 साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी, थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ? रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी। क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ सेवई बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती। तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता, तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल प्याजी रंग बहुत इन है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभिया होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं।
कविता भाभी, आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी आप समझ रहे हो ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी मुझे आइसक्रीम लेनी है। मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है? पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं। आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू, कविता, किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू, चाची मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबराकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया, वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, इसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं। नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले ही बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो बिट्टू, पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारी गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी, मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, किरण, आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम जल्दी से दाल चावल बना लो, और कविता एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना, वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी, के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं, मुझे तो ऐसे चावल बनाने ही नहीं आते। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो, मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं।